आप लोगों ने प्रॉपर इसे बिज़नेस समझ के करना है तो फिर आपको ये करना चाहिए। ये लोगों को करना चाहिए इसको तमाम पहले इसकी हर एक चीज़ के मुतल्लिक़ तफ़सीलात जानकर। अब कि ये होते हैं कि YouTube से वीडियोस देखते हैं और उसके बाद शुरू कर लेते हैं, तो इस तरीके से तो कामयाब नहीं हो सकता। आप खुद देखें कि एक स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल नहीं जाए और सारी किताबें घर लेके पढ़ना शुरू कर दे तो वो कामयाब तो नहीं हो सकता। उसको डेफिनेटली क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी तरीके से जितनी देर तक आपके पास एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा जिसके पास तजर्बा हो, सारा कुछ हो, वो अगर नहीं है तो आप नाकाम हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई तजर्बे वाला बंदा मिल जाता है, आपको ख़रीद से लेकर उसकी परवरिश करने के और एंड में बेचने तक आपको सारे प्रोसेस का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उस सूरत में आप ये कारोबार कर सकते हैं। अगर आपको तजर्बा ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं है, आप नए हैं, तो आप किसी के साथ शेयरिंग करके ये काम करें, खुद का ना करें। फार्मर को तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा ना, लेकिन ये फार्मर एक अलग चीज़ है, बिज़नेस एक अलग चीज़ है। अब आप खुद एक देहात में रहने वाले हैं, आप मुझे खुद बताएं कि कितने ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने बछड़े पाले हुए हैं। आपके ज्यादा नहीं, बहुत कम लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिजनेस समझते हैं, वो कारोबारी लोग होते हैं। बछड़ा फार्म किसान नहीं करते, ये कारोबार को लोग इसको एक कारोबार टर्म समझ के कारोबार के तौर पर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि अगर किसान जितनी अपनी मेहनत ये भैंसों पे करते हैं ना, दूध वाले काम पे, वो उसको अगर एक मुकम्मल एक हिकमत अमली से करें ना, तो वो अपने कई वो बना सकते हैं, डेयरी फार्म बना सकते हैं। हालांकि किसान के लिए डेयरी फार्म बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन आप अपना खुद का इलाके में देखें, आपका इलाका टोटली एग्रीकल्चर है, लेकिन वहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी डेयरी फार्म नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो भी डेयरी फार्म दिखाई देगा वो वाले होंगे जो दूध का काम करते होंगे, उसके अलावा वो एग्रीकल्चर नहीं करते होंगे। हालांकि किसान के लिए डेयरी फार्म बनाना बड़ा इजी होता है, लेकिन उसके पास प्लानिंग नहीं होती, हिकमत अमली नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस टॉक्स विद MK में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज सब भाइयों के जिन भाइयों ने कमेंट्स बॉक्स में सवाल किए थे उनके जवाब लेकर हाज़िर हुए हैं। तो इंशाल्लाह पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, एक बल्कि 2-3 वीडियो बना चुके हैं इस भाई की। तो इस भाई से पूछेंगे उनके सवालात कि नए फार्मर जो होते हैं उनको नुकसान क्यों होते हैं, उनके नुकसान की असल वजह क्या है और वो नुकसान से किस तरह बच सकते हैं। तो जानेंगे इस भाई से सब कुछ। उससे पहले जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएं, ताकि जब भी हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम आपका? रिजवान मुख्तार। अपना एड्रेस बता दें। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, तहसील दीपालपुर, राज्यवार। अच्छा रिजवान साहब, ये बता दें कि आज कुछ सवालात आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। जी जी। पीछे भी हमने वीडियो बनाई थी आपकी, काफ़ी वीडियो बनाई थी। तो आज कुछ भाइयों ने सवाल कमेंट्स बॉक्स में किए, तो उसी वाले से सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। बछड़ा फार्म में नए फार्मों नुकसान क्यों उठाते हैं और किस तरह उनको असल नुकसान होते हैं और फिर वो बाद पछताते हैं, उसकी वजह बताएं, इनको नुकसान क्यों होते हैं। अच्छा जी, आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखे हैं, उनमें कमेंट्स नीचे यही आए होते हैं कि लोगों को नुकसान क्यों होता है। तो उसकी मेन और बेसिक रीज़न, और मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई हुई हैं, बैरून ममालिक से भी आती हैं और अब्रॉड से भी, इधर से भी आती हैं, सभी मुल्कों, पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हैं। लेकिन उसकी जो मेन और मेजर रीज़न होती है ना, वो ये होती है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि वो अपने लोकल किसी कसाब को साथ लेके जाते हैं, और वो कसाब अगर उनके साथ सही तरीके से चले तो फिर तो ठीक है। अगर वो उनके साथ अपने कमीशन का उसमें हो, अगली पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट करके जाए, जिसकी वजह से उन्हें शुरू में ही नुकसान उठाना पड़ जाता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो खुद से ही जाते हैं आगे, जिस मंडी में जाते हैं उसी व्यापारी से ही सारी तफसील लेके उसी की बातों में आकर बछड़ा खरीद कर वापस आ जाते हैं, तो जिसका डेफिनेटली नुकसान होता है। उनको चाहिए कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि शुरू में जब मैंने बिल्कुल छोटे बछड़े ख़रीदे थे, वो तकरीबन 1 मन से कम वज़न के थे, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था और नुकसान भी हुआ था। प्रॉफिट तो हुआ ही था लेकिन कम हुआ था। तो इसमें ये होता है कि जो लोग जाते हैं वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें कम पैसों में बछड़ा मिल जाए। अगर आप 1 मन से ऊपर वाला बछड़ा खरीदेंगे तो आप उसमें डेफिनेटली आपका
जो है वो प्रॉफिट रेशो भी ज़्यादा हो जाएगी, डेथ रेशो कम होगी, आपको देखभाल में आसानी होगी। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ये बिज़नेस को एक साइड बिज़नेस समझते हैं, साइड बिज़नेस करते हैं और 2-2, 4-4 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन या हफ्ता महीना जाते नहीं हैं, और जो उन्होंने ऊपर अपने एम्प्लॉय रखे हैं उन्हीं पे डिपेंडेंस करते हैं। तो ये बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एम्प्लॉय आप वो वाले ड्यूटीज़ परफॉर्म करें जो कि आपने करनी है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो जो मेन वजह है वो यही है कि जो लोग हैं उनके जो एम्प्लॉय हैं वो उनके साथ सही तरीके से काम नहीं करते, चारे में कमी बेशी करनी, देखभाल में उनकी कमी बेशी करनी, यानी कि हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा रिजवान साहब, आपका कहने का ये मतलब है कि जो बंदा न्यू फार्मर है वो मंडी पे जाता है तो वो व्यापारी को साथ ना लेकर जाए? नहीं, व्यापारी को साथ लेके जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लेके जाए, क्योंकि उसको तो फिर खुद को भी नहीं पता चलेगा नस्ल कौन सी है, कितना वेट है, कौन सा बछड़ा लेकर जाना है, उसमें क्या नुकसान हो सकता है, उसमें बीमारी क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा हो जो आप जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट हो, जिस पे मुकम्मल इत्मीनान हो जी, तो इत्मीनान वाला व्यापारी साथ लेकर जाना या चाहिए। फिर आप इस तरह करें कि ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें जिनके बछड़ा फार्म है, पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं, कामयाब तरीके से चला रहे हैं, उनमें से किसी को आप रिक्वेस्ट कर लें या उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर आप जा सकते। अच्छा, बछड़ा फार्मिंग में आप कह रहे हैं कि चलो व्यापारी की तो बात होगी, इसके बाद मुलाजम की बात कर रहे हैं। मुलाजम क्या भाई उनके ऊपर ख्याल करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, इसी वाले से थोड़ा सा बता दें दोबारा। जी, वो यही है कि जितनी देर आप देखें कोई भी चीज़ ले लें, अपने कारोबार में जिस तरीके से आपका अपना इंटरेस्ट है, आप अपनी प्योरिटी करेंगे, जितने साफ शफाफ तरीके से आप खुद अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, वैसे आपका मुलाजम तो नहीं कर सकता। वो उस वक्त कर सकता है जब आपकी सुपरविजन होगी, जब आप डेली बेसिस पे चेक करेंगे या दूसरे दिन आगे चेक करेंगे तो फिर हो सकता है। अगर आप कहें कि मैंने बस मुलाजम रख दिया है, सारा सामान भी प्रोवाइड कर दिया, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दिया, तो उसका डेफिनेटली नुकसान होता है। अच्छा, इस वजह से असल नुकसान होता है। ऐसे। अच्छा, इसके अलावा हमें कमेंट्स ये भी आए थे कि बछड़ा जिसका तजुर्बा नहीं वो फार्म पे 2 हफ्ते तक जाके रहे या उनसे मालूमात ले, तो ऐसा कोई फार्मर होते हैं जो 2 हफ्ते तक एक बंदे को वहाँ पे रखते हैं या वैसे उसको तजुर्बा सिखाते हैं, या क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो डिपेंडेंस करता है जी बछड़े फार्म के ऑनर पे। अगर वो इजाज़त दे दे तो रख सकता है, अगर वो इजाज़त ना दे तो नहीं रख सकता, लेकिन आपको विजिट लाजमी करना चाहिए। जितने जो भी फार्मर उसके नज़दीक हो वहाँ पे जाके विजिट लाजमी करना चाहिए। जी। अच्छा, बछड़े 3 माह के लिए रखने बेस्ट होते हैं या वैसे 6 महीने के लिए? जी, आपने अच्छा सवाल किया। 3 माह वाले का अपना प्रॉफिट है, 6 माह वालों का अपना प्रॉफिट है। पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैंने फ्लॉक हमने निकाले थे वो 3 माह वाले थे, लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि कुर्बानी का देखा और हमने 6 महीने या साल वाले भी बछड़े लेकर आए हैं। उसका अपना फ़ायदा, बेनिफिट्स आपको किसी भी, क्योंकि अप्स एंड डाउन जो होते हैं वो सारे कारोबार का हिस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है ये कि आप मुझसे सवालात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी डेफिनेटली मुझे जितने बछड़े मैं ख़रीद के लाता हूँ या जितने बछड़े हमारे पास आते हैं सभी की प्रॉफिट ही आती है। उसमें से ये भी होता है कुछ की ग्रोथ रुक जाती है, कुछ बढ़ते नहीं भी हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि हम डिसार्ड हो जाते हैं और पूरा कारोबार ही बंद कर देते हैं। उसी बछड़े यानी एक बछड़े पर नज़र रखी जाती है, चाहे वो 3 माह का हो चाहे वो 6 माह का हो। लेकिन 6 माह वाले पे ये होता है कि आपको बड़ा बछड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि आपने उसकी परवरिश लॉन्ग टर्म तक करनी है और आपने उसको आगे तक लेके जाना होता है। यानी कि बड़े बछड़े आगे कुर्बानी तक भी सेल कुर्बानी के लिए भी रख लेते हैं। कुर्बानी के लिए तो सेल करने होते हैं, क्योंकि बछड़े में बेनिफिट ही, क्योंकि जो आम दिनों में 75,000 80,000 रुपये का आपने बछड़ा सेल करना है, वो कुर्बानी के दिनों में आपने 1 लाख से ऊपर या 95 लाख से ऊपर तक आप आराम से चले जाते हैं कुर्बानी के दिनों में। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान साहब, जो बछड़े वजन नहीं करते यानी कि ग्रोथ नहीं करते, उनका क्या हल करना चाहिए? उनको सेल कर देना चाहिए? सेल कर देना चाहिए व्यापारियों को या स्लाटर हाउस को? व्यापारी आपके पास लोकल होते हैं, उनको आप सेल कर, उनको जितनी प्राइस पे यानी नुकसान से बच जाए मामूल रेट पे उनको दे देना चाहिए। जो आपका रेट वहाँ पे चल रहा होता है, जो आपको मुनासिब लगे उस पर आप सेल करते हैं। अच्छा, 3 माह के लिए फैटनिंग के जानवर किस तरह के लेने चाहिए? मतलब कि बड़े बछड़े लेने चाहिए 150 केजी से ऊपर, 200 केजी? कम से कम आपका वो 2 मंथ से ऊपर 80-100 किलो से अगर ऊपर हो जाए, यानी कि आप जितना बड़ा बछड़ा लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं कि कुर्बानी के लिए जो लोग बछड़े रखते हैं, अगर वो 1 साल बछड़े अपने पास रखें
तो वो कितना आपके आइडिया का मतलब फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान जो उनको होगा? नहीं, नुकसान तो इसका नहीं होता, प्रॉफिट तो होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि मैंने इसको ना प्रॉपर जो होता है ना वर्किंग में लाकर नहीं किया। यानी कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं ये दे सकता कि प्रॉपर वर्किंग में मैंने नहीं किया। ये आप उन लोगों के पास जाके ज़्यादा जो अपने विलेज लेवल पे जो होते हैं ना दूसरा बैठे होते हैं लोग, वो इसका आपको आसानी से जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इनकी खुराक के हवाले से बता दें कि अगर लोग 3 महीने के लिए सिर्फ आलू डालें तो आलूओं से वज़न कितना होगा, या इसके अलावा वनडे से वज़न कितना होगा, डबल प्रॉफिट किससे मिलेगी ये बताएं। अच्छा, वो बात ये है कि मैंने जब आपने मेरी सबसे पहली वीडियो बनाई थी, हाँ जी, शायद आपके व्यूअर्स को भी पता होगा, तो वो जो पहली वीडियो में मैंने उस वक्त आलू का इस्तेमाल किया था जब आलू की पूरी बोरी 300 या 400 रुपए में मिल जाती थी। ये उस वक्त था। आज तो तकरीबन 1200 नहीं, 1400, आज तो वो अफोर्डेबल ही नहीं है ना। आज तो वो अफोर्डेबल ही नहीं है। और कुछ आपको के कमेंट्स में ये भी, आप मुझे इससे पहले आप कह रहे थे कि हमारे कमेंट्स में ये सवाल आया है कि अगर 3 महीने तक तो एक रेट नहीं रहता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपके व्यूअर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन 1 महीना तक आपके पास, आप जहाँ भी धाड़ होती है, यहाँ पे पंजाब में धड़े लगती हैं जिसके ऊपर पराली डाल के ना उसको कवर कर लिया जाता है, तो वो 1.5 से 2 महीने वो चल जाते हैं आलू। और बाद तो मौसम के लिहाज से देखते हुए 3 महीने तक भी चल जाते हैं। लेकिन आपका मौसम गर्मी में आ रहा है तो आप महीना 1.5 वो चला लें। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद ये करना चाहिए कि आपका जो वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास करीबन प्लांट हैं जो कि छोटे आलू और जो ख़राब आलू को बाहर निकाल दिया जाता है, हम वो परचेज करते हैं और वो डालते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं हम गर्मियों में सिर्फ आलू यानी कि आलू में बछड़े पालना चाहते हैं, तो वो उन गर्मी में तो आलू ख़राब हो जाते हैं, उसका क्या हाल है? क्या खरीद कर रखना चाहिए? वो फिर ये तो होती है ना कि गलत बात है कि आप कहें नहीं जी मैंने आलूओं भी पालने हैं। जब अवेलेबल है, जब आपको जो चीज़ आसानी से अवेलेबल है और कम प्राइस में अवेलेबल है, उसको आप हैंडल करें, ना कि आप जानबूझकर आप दूसरी साइड पे जाएं। आपको चाहिए, जब आप, अब तो आलू का रेट तो 7,000 तक है, 6,000 तक है, लेकिन अब आप वंडा इस्तेमाल करें। हाँ, वंडा बेस्ट है जी, वंडा बेस्ट है इस वक्त। उसके अलावा मैंने ये भी एक वीडियो में ये भी बताया था कि आप बन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रूट बन नहीं होते, जो लोकल कंपनियां बर्गर जिनके हैं उनके एक्सपायरी होते हैं, शवारमा के एक्सपायर होते हैं, ब्रेड का एक्सपायर होता है, वो आप खरीद के वो भी डाल सकते हैं वनडे में मिलाकर। उससे भी वजन में बढ़ोतरी होती है। अच्छा रिजवान साहब, ये बता दें कि बछड़े अगर बीमार हो जाएं तो उनके लिए आप क्या करते हैं? क्या सरकारी डॉक्टर आते हैं, प्राइवेट आते हैं, या उनको खुद कोई देसी इलाज करते हैं? नहीं जी, वो उसकी तीनों ही सूरतें होती हैं। यानी अगर आपके पास सरकारी डॉक्टर अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है, वो किसी काम पे होता है, तो हमारे पास दोनों डॉक्टर्स के नंबर है। जो यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर है उसका भी नंबर है, सरकारी का नंबर भी है, और हमें जितनी देर हम खुद तशखीस करते हैं उतना हम खुद भी इलाज कर लेते हैं। खुद भी कर लेते हैं? हाँ, खुद भी कर लेते हैं। वो बीमारी की तशखीस पे होता है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज सेकंड ऑप्शन तो डॉक्टर को कॉल है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल के बछड़े जो सबसे अच्छे और खूबसूरत होते हैं? चौलस्तानी और साहिवाल, ये 2 नस्ल बेस्ट नस्ल है, खूबसूरती में भी हैं और बढ़ोतरी में भी है। ठीक हो। अच्छा, इसके बाद ये बता दें बछड़ों को सेल कहाँ पे करना चाहिए? जी, बछड़े को जी सर सेल करने के लिए आप स्लाटर हाउस से रब्ता कर सकते हैं, बल्कि बाज़ का तो ये होता है कि स्लाटर हाउस आपसे खुद रब्ता करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास रब्ता नंबर नहीं, आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च कर लें, आपकी करीब तरीन के स्लाटर हाउस पे हमने वीडियो भी बनाई हुई स्लाटर हाउस के नंबर पे टोटल। हाँ, तो बस उस पे लोग जाएं, आपके चैनल वाले लोगों को तो बखूबी इल्म है, वहाँ पे लोग देख सकते हैं। वो उधर से अगर उनको नहीं भी मिल रहा, गूगल पे आप किसी भी स्लाटर हाउस का नंबर लिखें, आपको पूरे पाकिस्तान के स्लाटर हाउस की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे रेट नहीं है तो आप लोकल 4-5 कसाब से आप कॉन्टेक्ट कर लें, उनसे आप अपना लेन देन कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे लोगों को क्या मशवरा देंगे? ये कारोबार किस तरह का है? आया कि ये कट्टा फार्मिंग बेहतर है या अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर इसे बिजनेस समझ के करना है तो फिर आपको ये करना चाहिए, ये लोगों को करना चाहिए। इसको तमाम पहले इसकी हर एक चीज़ के मुतल्लिक़ तफसीलात जानकर
अब कि ये होते हैं कि YouTube से वीडियोस देखते हैं और उसके बाद शुरू कर लेते हैं, तो इस तरीके से तो कामयाब नहीं हो सकता। आप खुद देखें कि एक स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल नहीं जाए और सारी किताबें घर लेके पढ़ना शुरू कर दे तो वो कामयाब तो नहीं हो सकता। उसको डेफिनेटली क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी तरीके से जितनी देर तक आपके पास एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा जिसके पास तजर्बा हो, सारा कुछ हो, वो अगर नहीं है तो आप नाकाम हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई तजर्बे वाला बंदा मिल जाता है, आपको खरीद से लेकर उसकी परवरिश करने के और एंड में बेचने तक आपको सारे प्रोसेस का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उस सूरत में आप ये कारोबार कर सकते हैं। अगर आपको तजर्बा ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं है, आप नहीं हैं, तो आप किसी के साथ शेयरिंग करके ये काम करें, खुद का ना करें। जी, खुद का ना करें। ठीक। अच्छा रिजवान साहब, ये बता दें कि फार्मर हजरात बछड़ा फार्म का काम कर सकते हैं या नहीं? नहीं, फार्मर को तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा ना, लेकिन ये फार्मर एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है। अब आप खुद एक देहात में रहने वाले हैं, आप मुझे खुद बताएं कि कितने ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने बछड़े पाले हुए हैं? आपके ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम। वो लोग होते हैं जो बिजनेस समझते हैं, वो कारोबारी लोग होते हैं। बछड़ा फार्म किसान नहीं करते, ये कारोबार को लोग इसको एक कारोबार टर्म समझ के कारोबार के तौर पर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि अगर किसान जितनी अपनी मेहनत ये भैंसों पे करते हैं ना, दूध वाले काम पे, वो उसको अगर एक मुकम्मल एक हिकमत अमली से करें ना, तो वो अपने के वो बना सकते हैं, डेयरी फार्म बना सकते हैं। हालांकि किसान के लिए डेयरी फार्म बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन आप अपना खुद का इलाके में देखें, आपका इलाका टोटली एग्रीकल्चर है, लेकिन वहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी डेयरी फार्म नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो भी डेयरी फार्म दिखाई देगा वो वाले होंगे जो दूध का काम करते होंगे, उसके अलावा वो एग्रीकल्चर नहीं करते होंगे। हालांकि किसान के लिए डेयरी फार्म बनाना बड़ा इजी होता है, लेकिन उसके पास प्लानिंग नहीं होती, हिकमत अमली नहीं होती। अच्छा, आपके ख्याल में बछड़ा फार्म एक बिजनेस है? जी बिल्कुल बिजनेस है। ठीक हो, मेहरबानी, शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।